नमस्कार साथियों, तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है। और आज हम आपको इस चैप्टर के सभी गद्य खंड कराने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और हम आपके लिए वही गद्य खंड कराएंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में ज्यादातर अब तक पूछे गए हैं और जो आगे भी पूछे जाने की संभावना होगी। तो आइए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा गद्य खंड आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और इसमें कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो गद्य खंड है वो है भूमि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, यानी कि इस चैप्टर का ये गद्य खंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और उसमें से आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब तक इसमें से गद्य खंड में से आपके लगभग 10 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि हम आपको कराने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको ये सारे के सारे याद करने हैं। और आपको पहचानने के लिए बस इतना याद रखना है कि इस चैप्टर से है, तो ये आपसे जरूर पूछा जाता है 2 नंबर में कि किस चैप्टर से लिया गया है और इसका शीर्षक कौन है, यानी कि इसका शीर्षक कौन है और ये किसके द्वारा रचित है। तो शीर्षक कौन है? शीर्षक का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, और जिसके द्वारा रचित है वो कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं शीर्षक का नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है, जिसमें एक में आपको पाठ का नाम, दूसरा आता है उसके लेखक का नाम। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा पूछा जाता है इसमें से। तो इसमें सबसे पहले पूछा जाता है उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो अभी हमने आपको बताया था कि इसके प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, यानी कि ये जो लिया गया है वो राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, यानी कि ये जो अभी आपने पढ़ा था भूमि भूमि पर बसने वाला जन 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 और की संस्कृति, तो ये जो चैप्टर लिया गया है, यानी कि जो गद्यांश लिया गया है वो किस चैप्टर से लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप से। और इसके लेखक कौन है? वो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अब आता है राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। तो अभी आपने उसमें पढ़ा था, यानी कि ये जो गद्यांश होते हैं आपको उन्हीं में से देखकर इन सभी का आंसर देना पड़ता है। तो राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। तो ये इसके भी आपको 2 नंबर मिलते हैं। फिर आता है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। तो अभी आपने उसमें पढ़ा था कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वो कैसी होती है? निर्मूल होती है। तो इन सभी के आपको 2-2 नंबर मिलते हैं और तभी जाके आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देता है। और सबसे बड़ी बात कि आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि आपको इन सभी लेखकों के जो रचनाएं होती हैं वो याद करनी है, क्योंकि वो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जाती हैं, जो कि हम आपको जरूर कराएंगे और इंपॉर्टेंट होती हैं। अब अगला प्रश्न आता है इसमें, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो अभी आपने पढ़ा था कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है, यानी कि उन सभी समस्त विचारधाराओं की मां है। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी है। तो ये आपको याद रखना। फिर आता है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ये आपको रेखांकित अंश जो होते हैं वो उसमें एग्जामिनर कहीं पर भी दे सकता है। तो हमने जो उसमें रखे थे तो वो है राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा,
राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखने तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। तो ये इसके भी आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो ये 5 प्रश्न होते हैं जो कि आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे वही पूछा जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक का नाम बताइए, और एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न आपसे यही पूछे ही जाते हैं। और कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। तो ये आपको याद रखना है, ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इसमें से जो और प्रश्न अब तक आपसे पूछे गए हैं वो है, एक है भूमि का निर्माण किसने किया है और यह कब से है। तो अभी आपने उसमें पढ़ा था कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है और ये अनंत काल से है। फिर आता है भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। तो भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने का परिणाम राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता है। तो ये अभी आपने उसमें पढ़ा था। यानी कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर आपको गद्यांश में से ही देखकर लिखने पड़ते हैं। बस आपको 1-2 अक्षर इधर उधर लिखने पड़ते हैं और कुछ नहीं, बस उसी में से आपको 10 नंबर मिलते हैं। फिर आपका एक पद्यांश का क्वेश्चन आता है, उसमें भी आपको उसी में से देखकर लिखना होता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है और इसके आपको 20 नंबर मिलते हैं, दोनों के 10 नंबर गद्यांश के और 10 नंबर पद्यांश के। फिर अगला आपसे जो प्रश्न पूछा गया था वो है, किसके सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो अभी आपने पढ़ा था कि भूमि, जन और संस्कृति से राष्ट्र का सम्मेलन बनता है। तो इसमें भूमि, जन और संस्कृति के सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो ये सभी आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फिर जो आपसे इसमें और क्वेश्चन पूछे गए थे वो है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो अभी आपने पढ़ा था कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। फिर आता है, हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती हो सकेगी। तो अभी आपने पढ़ा था कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, यह हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती हो सकेगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे अब तक इसमें यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि आपसे इसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसमें जो हमारा अगला गद्यांश आता है वो है, जल का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही यानी जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अब इसके आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न वही होता है कि उपयुक्त पद्यांश का या गद्यांश का क्या लिखिए, संदर्भ लिखिए, या फिर आपसे उसमें दे देगा कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो अब इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो वही है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप तथा इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। बस इतना लिखना है, आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। फिर इसमें आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। तो अभी आपने पढ़ा था कि राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भवन को अमृत से भरती रहेंगी। तो ये भारती नहीं बल्कि भरती है। यानी कि मनुष्य का जीवन कब तक अमर है, जब तक जो सूर्य की आने वाली किरणें पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी, तब तक मनुष्य का जीवन क्या है, अमर है। फिर आता है, लेखक ने जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा है। तो अभी आपने इसमें पढ़ा था कि नदी का प्रवाह निरंतर गतिमान रहता है, इसलिए जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह कहा गया है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जिस प्रकार नदी बहती रहती है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी धीरे धीरे प्रवाह करता रहता है, यानी कि चलता रहता है, एक जगह पर नहीं रुकता है। यदि कोई भी मनुष्य पृथ्वी पर जन्म ले लेता है तो उसकी जो उम्र होती है वो कभी घटती नहीं है बल्कि बढ़ती ही जाती है। ये आपको याद रखना है। तो यही आपसे सारे प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं।
यानी कि हर पद्यांश में या गद्यांश में आपसे सिर्फ 5 प्रश्न ज्यादातर पूछे ही जाते हैं। फिर आता है तदात्म्य और अजर का शब्दार्थ लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार भी आपसे यानी कि 2025 और 2024 बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए थे। तो तदात्म्य का अर्थ होता है एकत्व या फिर एक सा होना। फिर आता है अजर का अर्थ होता है क्षय रहित या जो बूढ़ा ना हो। अमर कौन होता है? जिसकी कभी मृत्यु ना हो। अजर कौन होता है? जो कभी बूढ़ा ना हो। तादात्म्य क्या होता है? एकत्व या एक जैसा होना। फिर आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो अभी आपने उसमें जो रेखांकित अंश पढ़े थे, तो लेखक के अनुसार जब तक सूरज की किरणें संसार को अमृत से भरती रहेंगी, इसमें फिर से भारती लिख गया है, तो इसको आपको भर्ती करना है। यानी कि जब तक सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी या अपनी किरणों से अमृत यानी भरती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इसी इतिहास में राष्ट्रीय जन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, पर फिर वो अमर है नई आशाओं के साथ। लेकिन फिर भी वो अमर ही रहता है नई आशाओं के साथ। यानी कि जब तक सूरज की जो किरणें होती हैं, यानी कि सूरज जो अपना प्रकाश पृथ्वी पर छोड़ता है, तब तक आता रहेगा, तब तक मनुष्य का जीवन अमर रहेगा और मनुष्य जो है अपनी नई आशाओं के साथ आगे बढ़ता रहेगा। फिर आता है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो अभी आपने पढ़ा था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। और इसमें से जो अभी आपसे और क्वेश्चन पूछे गए वो है राष्ट्र निवासी जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है? तो राष्ट्र निवासी जन ने भूमि के साथ तादात्म्य क्या किया है? प्राप्त किया है या फिर स्थापित किया है। फिर आता है जन का प्रवाह किसकी तरह है? तो जन का प्रवाह आपने अभी पढ़ा था, संत तैवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। फिर आपसे जो अगला गद्यांश इस चैप्टर में से पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये है धरती माता की कोख में जो अमूल्य नदियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सांवरे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसादने में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है जो कि आपकी परीक्षाओं में अब तक काफी बार पूछा गया है। लगभग 7 से 8 बार ये गद्यांश आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है, और जो अभी हमने आपको 2 करा दिए हैं वो भी इतने ही बार पूछे गए हैं। तो अब इसमें सेम क्वेश्चन सबसे पहला तो हर गद्यांश का हो या वो पद्यांश का हो, वही बनता है कि प्रस्तुत गद्यांश के संदर्भ लिखिए या फिर प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो अभी आपने पढ़ा पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आपको एक बात याद रखनी है, उसमें पाठ का नाम दे सकता है या फिर आपसे कह सकता है शीर्षक का नाम। तो पाठ का नाम दे या शीर्षक का नाम, आपको एक ही लिखना है, राष्ट्र का स्वरूप। फिर आता है लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। अभी आपने उसमें पढ़ा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि उसमें अभी आपने जो रेखांकित अंश देखे थे, तो अब हमें उनकी व्याख्या करनी है। तो इस अंश में यह बताया गया है कि धरती में अनगिनत खजाने छिपे हुए हैं, यानी कि पृथ्वी पर अनगिनत खजाने छुपे हुए हैं जो हमारी आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। यानी कि हमें जो आर्थिक स्थिति के लिए वो क्या है, आवश्यक है। जैसे कि आप जानते हैं कि धरती में काफी ज्यादा पेट्रोलियम निकलता है, कोयला निकलता है, सोना निकलता है, नमक भी निकलता है कुछ कुछ जगहों पर, यानी कि यूरेनियम निकलता है। तो ये क्या है, ये खजाने हैं एक प्रकार के जो कि हमारे मानव जीवन को आर्थिक स्थिति के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं।
फिर आता है नदियों द्वारा बनाई गई मिट्टियां और जड़ पत्थर जब कुशलता से शिल्पियों द्वारा संवारे जाते हैं तो वे सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। फिर आता है जब नदियों के द्वारा बनाई गई मिट्टियां और जड़ पत्थर जब कुशलता से शिल्पियों और कारीगरों के द्वारा संवारे जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं, यानी कि सुंदरता का प्रतीक बन जाते हैं। फिर आता है यह संकेत करता है कि हमें पृथ्वी की इन अमूल्य संपत्तियों का सही ढंग से उपयोग और संरक्षण करना चाहिए ताकि हम आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो सके। तो ये इस बात का संकेत देता है कि जो पृथ्वी में खजाने छुपे हुए हैं या जो भंडार छुपा हुआ है, जैसे कि कोयला रहा, पेट्रोलियम रहा, यूरेनियम रहा, या फिर सोना रहा, चांदी रहा, लोहा रहा, ये जो चीजें हैं वो क्या है, हमें इनका सही से उपयोग करना चाहिए। आप जानते हैं कि आज के टाइम पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहीं पर रेलवे फाटक लग रहा है और अपनी बाइक या कार को जो है स्टार्ट करके छोड़ दिया, उसे बंद नहीं करते हैं जब तक गाड़ी ना आ जाए, तो क्या करते हैं, उसे बंद नहीं करते हैं, जिसके कारण पेट्रोल फूकती रहती है, धुआं निकलता रहता है। तो ये क्या है, ये इसका दुरुपयोग है। बल्कि हमें इसमें यह बताया गया है कि हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, इसका सही उपयोग करना चाहिए, यानी कि हमें जो है फालतू की चीजें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमें पानी नहीं बहाना चाहिए। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर पानी तो काफी ज्यादा है, यानी कि पृथ्वी पर 71% पानी है, उसमें अगर आप उसे टोटल 100% करते हैं तो 97% पानी समुद्र में जाता है, 2% पानी बेकार है और 1% पानी पीने के लिए अवेलेबल है। तो क्या है, हमें इसीलिए इन सभी का संरक्षण करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आता है, धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहते हैं, यानी कि धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहते हैं। वैसे धरती का पर्यायवाची वसुंधरा ही है। तो धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि इसकी कोख में अमूल्य नदियां बरी हैं जो जीवन और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो धरती माँ को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो अमूल्य नदियां भरी हुई हैं जो हमारे आर्थिक जीवन को या उसके विकास में प्रगति करती हैं, इसीलिए धरती माँ को वसुंधरा कहा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न आता है, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है। तो अभी आपने पढ़ा था कि पृथ्वी की देह को नदियों ने सजाया है। नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर विभिन्न प्रकार की मिट्टियों से क्या किया है, पृथ्वी को सजाया है। अब आता है अमूल निधियां कहाँ भरी हुई हैं। तो अभी आपने पढ़ा था कि अमूल निधियां पृथ्वी की कोख में यानी गर्भ में भरी हुई है। फिर आता है अगणित और अवधेय शब्द का अर्थ लिखिए। तो ये आपसे कई बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि अगणित का मतलब होता है अनगिनत या असंख्य होता है और अवधेय का मतलब होता है उन्नति और विकास होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपसे 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ये आपको याद रखना है। अब आपका अगला जो गद्यांश आता है वो है, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इस दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार होता है। माता के प्रति है अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है क्योंकि हम आपको इस चैप्टर के वही गद्यांश करा रहे हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं। तो इसमें आपसे सबसे पहला प्रश्न वही पूछा जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए या उसके शीर्षक और पाठ का या उसके शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश के जो गद्यांश का जो पाठ का नाम है वो है राष्ट्र का स्वरूप।
और लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो अब इसके रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो इन रेखांकित अंशों का मतलब है कि जो लोग पृथ्वी को अपनी मां के रूप में स्वीकार करते हैं, केवल वही लोग उसकी सभी भौतिक और प्राकृतिक संपदाओं का लाभ पाने का अधिकार रखते हैं। मां के प्रति स्नेह और सेवा करना पुत्र का प्राकृतिक कर्तव्य होता है। यह एक ऐसा धर्म है जिसे बिना किसी स्वार्थ के निभाना चाहिए। अब अगर कोई पुत्र स्वार्थ के लिए अपनी मां से प्रेम करता है तो उसकी नैतिकता क्या होती है? यानी कि उसकी नैतिक गिरावट को दर्शाता है। यानी कि उसमें हमें क्या बताया है कि जो लोग पृथ्वी को अपनी मां मानते हैं, केवल उन्हीं को या स्वीकार करते हैं, केवल उन्हीं को उसकी प्राकृतिक संपदाओं का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन जो बेटा या बेटी क्या करते हैं कि सिर्फ स्वार्थ से यानी कि सेल्फिश होकर अपनी माता से प्रेम करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो एक ऐसे धर्म को जिसे बिना किसी स्वार्थ के निभाना चाहिए। यानी कि यदि आपको जो है अपनी माँ से स्वार्थ के लिए प्रेम नहीं करना चाहिए कि माँ मुझे धन दौलत देगी तो ही मैं अपनी माँ से प्रेम करूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसा एक धर्म है कि हमें ये जो है निस्वार्थ करना चाहिए, यानी कि हमें अपनी माँ से प्रेम करने के लिए कोई भी स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, और यही हमारा आवश्यक कर्तव्य है, धर्म है। लेकिन जो बच्चे अपनी माँ से स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, वो उनकी नैतिक गिरावट को दर्शाते हैं, यानी कि वो जो है अपने जीवन को तबाह करते हैं। अब आगे आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं, एक है किस पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है? यानी कि किस नहीं बल्कि ये है किसे। तो किसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है? तो जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। यानी कि जो पृथ्वी को अपनी मां के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हीं को क्या है अधिकार? उसकी जो प्राकृतिक चीजें हैं, उनकी संपदाएं हैं, उनका लाभ पाने का अधिकार है। फिर आता है पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है? तो माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। यानी कि अपनी माता को प्रेम करना, लेकिन निस्वार्थ प्रेम करना, यानी कि उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, वही एक बेटे का क्या है? स्वाभाविक कर्तव्य है। फिर आता है पृथ्वी के साथ किस प्रकार का संबंध रखना चाहिए? तो हमें जो है पृथ्वी के साथ अपनी माता का संबंध रखना चाहिए, यानी कि हमें अपनी धरती को अपनी माता मानना चाहिए। तो इसीलिए तो कहते हैं भारत माता की जय। अब जो आपसे अगला गद्यांश पूछा जाता है वो है साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विधि विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर होती है, यानी कि स्वास्थ्यकार होती है। तो आपसे जो पहला प्रश्न पूछा जाता है वही पूछा जाता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये आप जो है कई बार पढ़ चुके हैं, आपको ये पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इनको जरूर याद रखना है, क्योंकि सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि आपको गद्यांश को पहचानना होता है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक कौन है। तो आपको जो पहले जो अक्षर होते हैं इनको पहचानना बहुत जरूरी होता है। आपको ये नहीं है कि आपको पूरा ही याद करना है तभी जाके आप इसे पहचान पाएंगे। आप जो है शुरू के अक्षर पढ़िए कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद प्रमोद, आप सारे चैप्टर्स में देखिए कि किसी गद्यांश में सेम तो नहीं मिल रहे हैं। यदि आपको ये दिख जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसका है, राष्ट्र का स्वरूप का है, किसके द्वारा लिखा गया है
वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। अब आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि विभिन्न सांस्कृतिक रूपों जैसे साहित्य, कला, नृत्य और गीत के माध्यम से लोग अपने मानसिक भावों को व्यक्त करते हैं। हालांकि इन रूपों में बाह्य विविधता हो सकती है, लेकिन इनका मूल एक ही है, आत्मा का आनंद। सहृदय व्यक्ति इस आनंद को समझता है और सभी संस्कृतियों के सुखद पक्ष को स्वीकार करता है। तो अभी आपने उसमें जो देखा था रेखांकित अंश, बस उन्हीं की आपको उनको देखकर व्याख्या करनी होती है। अब जो अगले आपके प्रश्न आते हैं, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? तो सहृदय व्यक्ति जो होता है वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। फिर आता है किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं? तो अभी आपने पढ़ा कि राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, नृत्य, गीत और आमोद प्रमोद के विभिन्न रूपों में अपनी मानसिक जो भावों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। फिर आता है प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप का पर प्रकाश डाला है? तो लेखक ने राष्ट्र के सांस्कृतिक स्वरूप पर प्रकाश डाला है, जिसमें विविधता के बावजूद एकता और आनंद की भावना को महत्व दिया गया है। तो ये सभी आपके इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार आपको याद करने हैं, इसको आपको जरूर याद करना है, यानी कि जो भी हम करा रहे हैं आपको सभी को याद करना है। फिर आपका जो अगला इंपॉर्टेंट गद्यांश आता है वो है, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्रीय संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत यानी कि पास्ट वर्तमान के लिए भार स्वरूप यानी कि भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। तो आपने अभी पढ़ा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, राष्ट्र का स्वरूप और लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो इसमें आपसे पूछा गया कि पूर्वजों की किन उपलब्धियों को हम गौरव के साथ धारण करते हैं? तो आपने अभी पढ़ा था कि पूर्वजों के ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उन सभी को हम जो है गौरव के साथ क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं या उन्हें धारण करते हैं। फिर आता है किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं? तो जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता या जकड़ कर नहीं रखना चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। फिर आता है प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि ये जो गद्यांश आपने पढ़ा इसका आशय क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका संदेह क्या है, यानी कि इसका संदेश क्या है? तो प्रस्तुत गद्यांश का आशय यह है कि राष्ट्र की उन्नति उसकी प्राचीन परंपराओं से संदेश लेकर भविष्य के लिए समयानुकूल नवीन प्रयास करने पर निर्भर करती है। तो अभी आपने इसमें एक पढ़ा नवीन, नवीन का मतलब होता है नया, ये आपको याद रखना, यानी कि ये जो है नई प्रयास करने पर निर्भर करती है। अब आगे आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो विद्वान लेखक कहते हैं, यानी कि जो विद्वान लेखक होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने धर्म विज्ञान, साहित्य और कला और संस्कृति के क्षेत्र में महान पराक्रम या सफलताएं प्राप्त की थी। हम उनकी उपलब्धियों पर गौरव का अनुभव करते हैं। उन्होंने जो महान कार्य किए हैं हमें उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें उसमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम उनके महान कार्यों का अनुसरण कर रहे हैं। तो अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं राष्ट्र का स्वरूप, ये चैप्टर, तो ये किसने लिखा? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। वो भी एक महान व्यक्ति थे। तो हमें इन चीजों को धारण करना चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए और हम भी इसी प्रकार कुछ ना कुछ लिखना चाहिए जो कि हमारे देश के काम आ सके।
तो अपने पुरखों के महान आदर्शों को अपने जीवन में उतारने से हमारा जीवन सफल और महान बनेगा। राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि का स्वाभाविक तरीका यही है, ऐसा करने से ही राष्ट्र की उन्नति होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे पूर्वज हमारे लिए जो अच्छी चीजें छोड़कर जाते हैं, जो इज्जत कमाते हैं, साहित्य है, कला है, संस्कृति है, जो भी है, हमें उनको अपनाना चाहिए और हमें जो है उन पर गर्व करना चाहिए कि हमारे पूर्वज हमारे लिए कुछ छोड़ कर गए हैं। तो क्या करना चाहिए, हमें अपने पूर्वजों पर गर्व करना चाहिए और उनकी जो अच्छी चीजें हैं वो हमें अपनानी चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए। तो अब आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट गद्यांश यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और सारे के सारे गद्यांश भी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो उम्मीद है अगर आपको ये अच्छे से समझ में आए हों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि आपकी तैयारी भी अच्छे से चलती रहे।